हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल के प्रश्नों को। कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो कताई से संबंधित थी, धागों से संबंधित थी। साथ ही साथ हमने कुछ करघे के बारे में भी समझा था। आज थोड़ा-सा समय का अभाव होने की वजह से आपके प्रश्नों की संख्या को कम रखा गया है। आज आपकी क्लास हो नहीं सकती थी, बट हमने सोचा कि ना होने से अच्छा है थोड़ा ही कर लिया जाए। तो आज आपके प्रश्नों की संख्या जो है कम रखी गई है, लेकिन आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ आपके फिनिशिंग से संबंधित क्वेश्चन रह गए थे, यानी कि परिसज्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे और थोड़ा बहुत आपके करघों से संबंधित क्वेश्चन बाकी थे। जो कल आपने अभी तक जो आपने फिनिशिंग और करघे से संबंधित जो भी प्रश्न कल हमने डिस्कस किया था, जो भी धागों से संबंधित प्रश्न हमने डिस्कस किया था, वो सारे के सारे नए थे, सेल्फ मेड क्वेश्चन थे। बट कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया कि आपकी बुकों में भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो रह गए थे, उन्हीं को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कल की जो आपकी टॉपिक होगी उसमें हम वीविंग, नीटिंग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि बुनाई का टॉपिक और आपके नीटिंग यानी कि वीविंग और नीटिंग दोनों को हिंदी में हम बुनाई ही कहते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं, है ना? तो कल हम इन सब से संबंधित प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में हम 2 ही टॉपिक को देखेंगे। एक तो आपके करघे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, दूसरे आपके फिनिशिंग के टॉपिक के कुछ प्रश्न हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे होंगे। अगर कुछ नया मिलेगा तो उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ हमें आप ये भी बताएँगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ऊन के नन्हे-नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित कर कर तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे ना जाने कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा परिवर्तित हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके लैंग्वेज में सिर्फ़ हेर-फेर की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऊनी रेशे हैं, छोटे-छोटे रेशे, नन्हे-नन्हे रेशे हैं, जब हम उनको आपस में उलझा देते हैं, उलझाकर जोड़कर ताप से प्रभावित करके उन पर दबाव डालकर उनको जब हम जमा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या ये प्रक्रिया आपकी कंघी करना कहलाती है? धुनाई करना कहलाती है? नमदा कहलाता है या फिर बॉन्ड बिना हुआ वस्त्र कहते हैं? हमें पता है कि ऊनी रेशों को जब हम आपस में ताप और दाब के थ्रू आपस में रेशों को सटा देते हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है नमदा। और नमदा जो होता है, इससे आप निम्न क्वालिटी के वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र अर्थात जो आप कंबल वगैरह देखते हैं, तो ये इसी विधि से बनाए जाते हैं। सस्ते वाले कंबल आपने देखे होंगे, ठीक? तो ये ऊनी रेशों के साथ हम करते हैं। क्या इसे कहते हैं? इसे हम फेल्टिंग अर्थात नमदा के नाम से जानते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टापा क्लॉथ या टापा वस्त्र का निर्माण होता है। टापा जो वस्त्र है, उसका निर्माण किससे होगा? क्या कपास की छाल से किया जाता है? ओक के वृक्ष की छाल से किया जाता है? नारियल की छाल से किया जाता है या फिर सीसल की छाल से किया जाता है? यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। जब आप टापा क्लॉथ की बात करते हैं, हालाँकि जब हमने थ्योरी की क्लासेस ली थी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको बताया था कि जो ये टापा क्लॉथ होता है, टापा क्लॉथ में ये इसमें सबसे पहले तो आप लगाएँगे ओक के वृक्ष की छाल से, लेकिन आपको शहतूत के वृक्ष की छाल भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, मे बी कभी आपसे क्वेश्चन ओक ना देकर शहतूत ही दे दे। तो ध्यान रखेंगे शहतूत के भी छाल से हम टापा क्लॉथ को बनाते हैं। हालाँकि ये क्वेश्चन आपका था इसमें शहतूत की छाल, बट आपको जब शहतूत की छाल होगी तब आपको शहतूत की छाल पे जाना है, मतलब जब ओक के वृक्ष की छाल नहीं होगी तब, ठीक? बाकी दोनों से हम बनाते हैं।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। टापा क्लॉथ जो होता है वो ओक के वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फेंक देने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आप काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो जो फेंक देने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं किससे बनाते हैं? कागज से बनाते हैं, प्लास्टिक फिल्म योम शीट से बनाते हैं, पॉलीयूरेथीन फॉर्म से बनाते हैं या फिर टापा वस्त्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम फेंक देने वाली वस्त्र की बात करते हैं तो आप फेंक देने वाली वस्तुओं को किससे बनाते हैं? हम इनका निर्माण कागज से करते हैं। ठीक, किससे करते हैं? इनका निर्माण हम कागज से करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है वेफ्ट नीटिंग अर्थात बाना बुनाई। आपको पता होगा ना, वेफ्ट वेफ्ट मतलब क्या होता है? बाना होता है। वार्प मतलब ताना होता है। तो वेफ्ट नीटिंग या जिसे हम बाना बुनाई कहते हैं क्या है? क्या ये फिलिंग नीटिंग है? क्या ये वार्प नीटिंग है? दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वेफ्ट नीटिंग वार्प नीटिंग अर्थात वेफ्ट नीटिंग बाना बुनाई है, वार्प नीटिंग ताना बुनाई है। जब हम बात करते हैं वेफ्ट नीटिंग की तो इसे हम फिलिंग नीटिंग के नाम से जानते हैं। और आपसे पूछा भी जाता है कि फिलिंग यार्न कौन सा होता है? तो बाने को, जो बाना का धागा होगा उसे हम फिलिंग यार्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फिलिंग यार्न के नाम से उसको हम जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बताना है आपको, सलाइयों तथा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला बनाई जाती है, इस विधि को कहते हैं सलाई। ये आप सभी ने देखा होगा, जब हम छोटे हुआ करते थे। अब तो ये रूल ही नहीं रह गया है, मतलब अब बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। नहीं तो पहले क्या होता था, ठंडी का मौसम होता था, बच्चे पढ़ते रहते थे और जो टीचर होती थी वो अपना सलाई लेके ऊन लेकर स्वेटर की बुनाई किया करती थी। तो आपको पता है कि सलाइयों तथा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला बनाई जाती है। इस विधि को कहते हैं, क्या कहेंगे? क्या इसे हम ब्रेडिंग कहते हैं? क्या इसे हम नीटिंग कहते हैं? क्या इसे हम बुनाई कहते हैं अर्थात वीविंग? देखिए, वीविंग और नीटिंग दोनों को हिंदी में हम बुनाई ही कहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कभी अगर आपको 2 बार बुनाई बुनाई दिया हो तो एक बार इंग्लिश के ऑप्शन को ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 बार वीविंग वीविंग या नीटिंग नीटिंग नहीं दिया होगा। एक का अर्थ होगा वीविंग और एक का अर्थ होगा नीटिंग। तो कभी भी जब भी चाहे एक ही बुनाई हो, जो भी हो, आपको एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लेना है। तो आपको बताना है, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया नीटिंग। अब नीटिंग ना देकर अगर यहाँ पर बुनाई ही होता तो भी आपका एक बुनाई होता नीटिंग वाला, एक बुनाई होता वीविंग वाला। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको नीटिंग और वीविंग अलग अलग दिया गया है। तो जब हम सिलाइयों के द्वारा या फिर सुइयों की सहायता से अपने फंदों को, यानी कि सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला बनाते हैं, तो ये आपका कहलाता है नीटिंग। ठीक, सलाइयों की सहायता से। लेकिन वीविंग करने के लिए आपको करघे की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। धागों को आपस में मिलाकर गूंथकर वस्त्र बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं। जैसे जब आप धागों को आपस में गूंथ कर बनाते हैं तो जो इस तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम क्विल्टिंग मेथड कहते हैं, ब्रेडिंग कहते हैं, नीटिंग कहते हैं या फिर वीविंग अर्थात बुनाई कहते हैं? तो वस्त्र बनाने की हमारी कई विधियां होती हैं, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जब हम वस्त्रों को फंदों के थ्रू बना रहे थे तो हमने उसको नीटिंग कहा था, करघे पे बना रहे थे हमने वीविंग कहा था। लेकिन जब हम इन्हें गूंथ कर बनाते हैं तो गूंथ कर बनाया गया जो वस्त्र होता है वो आपका ब्रेडिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका ब्रेडिंग मेथड कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं, क्या उल्टी बुनाई में,
सीधी बुनाई में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोती जैसी संरचना आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? जब आप उल्टी बुनाई करते हैं। कैसी? उल्टी बुनाई करते हैं तब आपको मोती जैसी संरचना देखने को मिलती है और इसी को हम पर्ल बुनाई के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी उल्टी बुनाई होती है, उल्टी बुनाई को हम पर्ल बुनाई के नाम से जानते हैं। इसमें आपको जो संरचना देखने को मिलता है, जो उभार देखने को मिलता है, वो मोतियों के समान दिखाई देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बताना है आपको कि हार्नेस क्या है। क्या ताने का बेलन है, कपड़े का बेलन है, करघे का एक फ्रेम है या फिर कंघी के समान धातु की बनी हुई एक रचना होती है। तो कल भी आपने इस चीज को पढ़ा था। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा फ्रेम आपका चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। जो हार्नेस होता है, हार्नेस क्या होता है? तो हार्नेस आपका करघे पर लगा हुआ एक फ्रेम होता है। और कल भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि एक करघे में कम से कम कितने हार्नेस होने चाहिए? तो 2 हार्नेस होना चाहिए। और हम अधिकतम कितने हार्नेस का उपयोग कर सकते हैं? तो अधिकतम जो उपयोग किया जा सकता है वो 40 हार्नेस का किया जा सकता है। ठीक। ये आपके करघे पर लगा हुआ एक फ्रेम होता है, हार्नेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है किससे? क्या नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से, बुनाई की विधि से, क्विल्टिंग की विधि से या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, यहाँ भी आपका नीटिंग दिया है और बुनाई दिया है। तो नीटिंग का मतलब नीटिंग है और बुनाई का मतलब वीविंग से लिया गया है। ठीक। तो जब हम जालीनुमा संरचना की बात करते हैं तो ये आपका किससे मिलता जुलता है? तो ये आपका नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से मिलता जुलता है। ठीक। कल हम और क्वेश्चन करेंगे, मतलब कल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो वीविंग और नीटिंग से लिया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शटल पर हम क्या करते हैं? क्या बाने का धागा लपेटा जाता है, ताने का धागा लपेटा जाता है, कपड़ा लपेटा जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि ताना बाना, ताने का धागा आप किस पर लपेटते हैं और कपड़ा हम किस पर लपेटते हैं? तो आपके करघे में एक वार्प बीम होता है, एक क्लॉथ बीम होता है। वार्प बीम पर हम ताने को कसते हैं, वार्प बीम और क्लॉथ, और फिर क्लॉथ बीम पर क्या होता है? जो हमारा बना हुआ कपड़ा होता है वो लपेटता है। लेकिन शटल क्या है? तो शटल बाने का धागा इस पर लपेटा जाता है और ये भराई का काम करता है। कौन? जो आपका शटल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंघी यानी कि जिसे हम रीड कह रहे हैं, करघे के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो जो आपका रीड है जिसे हम कंघी कहते हैं, ये करता क्या है या होता क्या है? क्या ये करघे के अगले भाग में सामने की ओर स्थित होता है, करघे के पीछे स्थित होता है, करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगा होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ तो हम कंघी की बात कर लेंगे, अर्थात हम रीढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये आपके करघे में, कहाँ पर? ये आपके करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगा होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ठोक पीट कर बराबर करने का। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि ठोकने पीटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो रीढ़ के द्वारा, कंघी के द्वारा किया जाता है। ठीक। और आप बताएंगे कि ये जो करघे के अगले भाग में सामने की ओर स्थित होता है, हम उसे क्या कहते हैं? क्या ये आपका वार्प बीम है या फिर क्लॉथ बीम है? और जो करघे के पीछे स्थित है उसे हम क्या कहेंगे? क्या वार्प बीम वो है या फिर क्लॉथ बीम है? और ध्यान रखेंगे, चाहे आपका वार्प बीम हो, चाहे आपका क्लॉथ बीम हो, ये दोनों के दोनों जो बीम हैं, ये दोनों के दोनों चलायमान होते हैं, दोनों के दोनों गतिशील होते हैं। ठीक। तो आप हमें बताएंगे कि जो करघे में आगे लगा है वो क्या है, जो पीछे लगा है वो क्या है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनाने को कहते हैं। जो शटल गुजरता है आपका, शटल
को गुजरने के लिए जो रिक्त स्थान बनाना है उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम पिकिंग कहते हैं, वेटनिंग कहते हैं, शेडिंग कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो जो शटल को गुजरने के लिए स्थान बनाया जाता है उसे हम शेडिंग के नाम से जानते हैं। पिकिंग क्या है? पिकिंग हमारा वो होता है कि जब हमारा ताना जाके आता है तो इसे हम एक पिक के नाम से जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है गूंथना है, क्विल्ट करना है, बुनना है या फिर निट करना है। तो ध्यान रखेंगे ट्राइकोट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निट करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। क्या बुनाई है अर्थात वीविंग है, फेल्टिंग है, नीटिंग है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने मुख्य तौर पर 4 नाम सुने हैं। क्या? एक वीविंग सुना है, एक नीटिंग सुना है, फेल्टिंग सुना है और बॉन्डिंग सुना है। ठीक। ये 4 प्रमुख विधियां हैं जिनके द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था वो यही फेल्टिंग से ही पूछा गया था, जिसमें ऊन के नन्हे-नन्हे रेतों को हम ताप और दाब के थ्रू चिपका कर बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई गोंद चिपकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कल आपने कताई के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यांत्रिक विधियों में पढ़ा था। ओपन एंड था आपका, सेल्फ ट्विस्ट था, फ्रिक्शन था और ट्विस्टलेस स्पिनिंग थी। हमने कई प्रकार के स्पिनिंग के बारे में बात की थी। ज़रा ये बताइए कि कौन सी ऐसी स्पिनिंग मेथड थी जिसमें हम चिपकाने वाले गोंद का प्रयोग कर रहे थे धागों को बनाने के लिए? बाकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वस्त्र बनाने की विधियाँ, तो ये तीनों के तीनों विधियों के थ्रू हम वस्त्र बनाते हैं। लेकिन जो फेल्टिंग के थ्रू हम वस्त्र बनाते हैं, ये आपका निम्न कोटि का वस्त्र तैयार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं। आपको पता होगा कि करघे से उतरा हुआ जो कच्चा कपड़ा होता है उसे हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी चर्चा किया है। तो जो आपके ग्रे गुड्स होते हैं उन पर कुछ आवश्यक परिसज्जाएं हर वस्त्र पर होती हैं, चाहे वो आपका कपास हो, चाहे आपका लिनन हो, चाहे आपका रेशम हो, चाहे आपका रेयॉन हो, हर वस्त्र पर करते हैं। ठीक। उन्हें हम कहेंगे क्या? क्या उसे हम सजावटी परिसज्जा कहेंगे? क्या उसे हम बनावटी परिसज्जा कहेंगे? आधारभूत परिसज्जा कहेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब हम कुछ आवश्यक परिसज्जा या जिसे हम मूलभूत परिसज्जा कहते हैं, ये हर कपड़े पर चाहे जो भी वस्त्र हो उस पर करते हैं, तो वो आपका आधारभूत परिसज्जा के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि परिसज्जाएं हम एक रासायनिक करते हैं और एक यांत्रिक विधि से करते हैं। तो रासायनिक में कौन-कौन है, यांत्रिक में कौन-कौन है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। कुटाई परिसज्जा द्वारा बीटलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक। तो बीटलिंग फिनिशिंग के द्वारा आप करते क्या हैं? क्या वस्त्र की सतह पर रोएं को काटते हैं या वस्त्र की सतह पर हम रोएं को उठाते हैं, दाग धब्बों को छुड़ाते हैं या फिर अनुकृत वाले वस्त्र तैयार करते हैं? तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो बीटलिंग प्रोसेस होता है अर्थात जो कुटाई की प्रक्रिया होती है, उसमें हम वस्त्र के सतह पर जो उठे हुए रोएं होते हैं उनको काटने का कार्य करते हैं। हम उनको पीट-पीट कर एकदम से हटा देते हैं, हमारा वस्त्र चिकना हो जाता है। ठीक। तो वस्त्र के नमूनों जो वस्त्र की सतह पर रोएं होते हैं उनको काटने के लिए हम कुटाई प्रक्रिया का उपयोग करते हैं अर्थात बीटलिंग का उपयोग करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वस्त्र पर रोएं उठाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं या वो आपका किस नाम से जाना जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सतही दोष छुपाने के लिए क्या हम ब्लीचिंग परिचर्या करते हैं? क्या हम नैपिंग परिचर्या करते हैं? क्या हम कुटाई परिचर्या करते हैं या फिर सारी परिचर्याएं कर सकते हैं?
तो ध्यान रखेंगे जो हमारे सतही दोष हैं, कपड़े के सतही दोष हैं, उनको छुपाने के लिए हम नैपिंग प्रोसेस करते हैं। और नैपिंग में होता क्या है? तो नैपिंग प्रोसेस में हम रोएं को उठाने का कार्य करते हैं, जबकि हमें अभी-अभी हमने देखा कि बीटलिंग प्रोसेस में हम रोएं को काटने का कार्य करते हैं। ठीक? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18। टेंटरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है? टेंटरिंग, व्हीटलिंग, ब्लीचिंग, ये सारी की सारी आपकी परिचर्याएँ ही होती हैं। तो क्या टेंटरिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र को सभी जगह से समान चौरस किया जाता है? दाग धब्बे छुड़ाते हैं, वस्त्र की सतह पर पानी के लहरों के समान नमूने बनाते हैं, या फिर आप नक्काशी करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, टेंटरिंग जो परिचर्या की जाती है वो वस्त्र को सभी जगहों से समान चौरस बनाए जाने के लिए की जाती है, और ये आपकी एक आधारभूत परिचर्या होती है जो कि हमें हर वस्त्र पर करना होता है। जैसे आपकी कैलेंडरिंग हो गई और ये आपकी टेंटरिंग हो गई, ये कुछ बेसिक सी परिचर्याएं होती हैं जो कि हमें लगभग अपने सारे वस्त्रों पर करनी पड़ती हैं। आप बताइए कि वस्त्र के सतह पर पानी के लहरों के समान नमूने बनाने को आप क्या कहते हैं? बाकी नक्काशी करने का मतलब हो गया एम्बॉसिंग, जिसे हम कहते हैं, तो नक्काशी करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ग्लेजिंग द्वारा क्या किया जाता है? ग्लेजिंग भी आपकी क्या है? ग्लेजिंग भी आपकी एक प्रकार की यांत्रिक परिचर्या है। आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी परिचर्या है जो कि रासायनिक और आपकी यांत्रिक दोनों विधियों के अंतर्गत आती है। हम बात कर लेते हैं ग्लेजिंग की। तो क्या ये वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है? मतलब ग्लेजिंग प्रोसेस के थ्रू आप वस्त्र को अत्यधिक चमकदार बनाते हैं, या फिर आप वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है, नक्काशी का कार्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने इस चीज़ का ज़िक्र पहले भी किया है। जो ग्लेजिंग प्रक्रिया होती है या जो ग्लेजिंग परिचर्या की जाती है, इसके द्वारा हम करते क्या हैं? तो हम वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, अगर किसी वस्त्र को सिकुड़ने से बचाना है तो हमें उस पे कौन-सी परिचर्या करनी होगी? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल भी हमने इससे संबंधित प्रश्नों को किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है विरंजन परिचर्या द्वारा, विरंजन ब्लीचिंग। आपको बताना है कि ब्लीचिंग के थ्रू होता क्या है? क्या वस्त्र को अग्नि अवरोध बनाया जाता है, जल अभेद्य बनाया जाता है, फफूंदी अवरोध बनाया जाता है, या फिर वस्त्र पर सफेदी लाने का कार्य किया जाता है? तो हमें पता है ना हम ब्लीचिंग क्यों करते हैं? अपने वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए हम ब्लीचिंग का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग के थ्रू भी हटाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपने दाग धब्बों के बारे में पढ़ रखा है कि दाग धब्बे कैसे हम हटाते हैं। तो जो आपका ब्लीचिंग होता है, जो आपका विरंजन परिचर्या होता है, इसके द्वारा आप वस्त्रों को सफेदी देने का कार्य करते हैं। चाहे आपका अग्नि अवरोधक हो, चाहे आपका जल अभेद हो, चाहे आपका फफूंदी अवरोधक हो, कीट अवरोधक हो, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत आती हैं। और बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि रासायनिक परिचर्या कौन सा है और यांत्रिक परिचर्या कौन सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कैलेंडरिंग परिचर्या द्वारा क्या किया जाता है? क्या वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं? वस्त्र की सतह पर आप रुएं उठाने का कार्य करते हैं? वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार, कोमल बनाया जाता है, या फिर रचना आपकी सघन हो जाती है? तो हमें पता है ना कि कैलेंडरिंग क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपड़े को इस्त्री करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम इस्त्री कहते हैं, ये सभी जानते हैं। तो जो कपड़े को इस्त्री करने की प्रक्रिया है, उसे हम व्यावसायिक स्तर पर क्या कहते हैं? तो कैलेंडरिंग कहते हैं। कैलेंडरिंग परिचर्या आपकी ऐसी परिचर्या होती है जिसमें हम अपने वस्त्रों को प्रेस करते हैं। अब जब हमारे हजारों मीटर के कपड़े हैं, हम उसे हाथ से तो इस्त्री करेंगे नहीं। इसके लिए हमें बड़े-बड़े रोलर्स की आवश्यकता होती है, और उन्हीं उन्हीं रोलरों के मध्य से हम अपने कपड़े को गुजारते हैं और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है? प्रेस हो जाता है। तो
कैलेंडरिंग परिसज्जा के थ्रू आप करते क्या हैं, अपने वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार और कोमल बनाते हैं, ठीक। और हमने आपसे अभी जब परसों की क्लास ली थी तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कैलेंडरिंग परिसज्जा करने से होता क्या है, तो आपके वस्त्र चिकने हो जाते हैं, वस्त्र आपके चमकदार हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, उनमें नर्मपन देखने को मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी किसकी हैं, कैलेंडरिंग परिसज्जा की। जब हम बात करते हैं रोएं उठाने की, तो अभी अभी आपने देखा था नैपिंग परिसज्जा के थ्रू हम अपने वस्त्रों में रोएं उठाने का कार्य करते हैं। और जब हम रोएं काटने की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका कुटाई प्रक्रिया अर्थात व्हीटलिंग के थ्रू हम अपने रोएं को, वस्त्र के रोएं को काटने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अवकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम अवकारक विरंजक की बात करते हैं, एक आपका होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अवकारक। जब हम अवकारक की बात करते हैं तो उसमें आपके हाइड्रोजन की प्रमुखता होती है, जबकि हम ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो उसमें आपको ऑक्सीजन की प्रमुखता देखने को मिलती है। यहाँ बात किसकी की गई है, अवकारक विरंजक की। तो राइट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की अधिकता आपको देखने को मिलती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, उपरोक्त सभी की। तो अभी अभी हमने आपको बताया ना कि जब हम अवकारक विरंजक की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब ऑक्सीकारक विरंजक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की प्रमुखता देखने को मिलती है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि अवकारक विरंजक क्या है, ऑक्सीकारक विरंजक क्या है, अवकारक विरंजक में कौन कौन आते हैं, ऑक्सीकारक विरंजक में कौन कौन आते हैं, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो एक बार आप जाकर थियरी की क्लासेस जरूर लीजिएगा, ठीक। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कहा जा रहा है स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है। नया क्वेश्चन है, हमने इस परिसज्जा के बारे में जिक्र नहीं किया था, तो नोट डाउन जरूर करिएगा। वस्त्र की सतह को चमकदार बनाया जाता है, धूल, कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं, वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा, उपरोक्त सभी। तो अभी अभी आपने देखा कि अगर हम वस्त्र की सतह को चमकदार बनाने की बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ग्लेजिंग प्रक्रिया कर सकते हैं, हम कैलेंडरिंग के थ्रू ये अपने वस्त्रों की सतह को चमका सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी स्कॉच गार्ड की, तो इस परिसज्जा के थ्रू हम क्या करते हैं, जब स्कॉच गार्ड परिसज्जा हो जाती है तो इससे हमारे जो वस्त्र हैं, वस्त्र पर धूल के कण, मिट्टी के कण वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं, ठीक। बाकी आपको पता होगा कि जब वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा, ये आप किससे जानते हैं, तो जो एक सेंफोराइज जो कि व्यापारिक चिन्ह है, अगर किसी कपड़े पर लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं। सेंफोराइजिंग परिसज्जा क्यों की जाती है, वस्त्र को सिकुड़ने से बचाने के लिए, है ना। या आपने देखा होगा कई बार आप मार्केट से कपड़े लेके आते हैं, एक बार आप पहनते हैं, धुलते हैं, वो छोटा हो जाता है, ठीक। अगर उस पर आपकी सेंफोराइजिंग की होती तो वो वस्त्र आपका सिकुड़ता नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नैपिंग परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है। क्या वस्त्र की सतह पर रोएं उठाए जाते हैं, वस्त्र की सतह से रोएं को काटा जाता है, वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो नैपिंग परिसज्जा के थ्रू हम वस्त्र पर रोएं उठाते हैं, उसके सतही दोषों को छिपाने के लिए हम नैपिंग परिसज्जा करते हैं। और इस परिसज्जा में करते क्या है, तो जो वस्त्र के सतह है उस पर हम रोएं उठाने का कार्य करते हैं। जबकि आपने देखा काटने का कार्य हम कुटाई की प्रक्रिया अर्थात व्हीटलिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जब हमें अपने वस्त्रों को चिकना बनाना है तो ये हम कैलेंडरिंग के थ्रू कर सकते हैं, ग्लेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो होते हैं इससे हमारे जो वस्त्र होते हैं वो चिकने, चमकदार ऐसे बन जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आई होप कि अभी तक आपका जो भी फिनिशिंग से संबंधित
क्वेश्चन था, सब आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से किया होगा। कुछ नहीं तो आपने कम से कम कल और आज मिलाकर, कल, आज, परसों तीनों दिनों में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन किसके कर लिए हैं? तो आपने 40 से 45 क्वेश्चन परिसज्जा से कर लिए हैं, ठीक? मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है। ये जो मर्सराइजिंग प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मर्सराइज्ड परिसज्जा है, मर्सराइजिंग फिनिशिंग है, ये क्या है? क्या ये रासायनिक है या फिर ये यांत्रिक है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। एक बार आप बताइएगा कि ये कौन-सी प्रक्रिया है, नकल मत करिएगा, ठीक? बाकी क्या ये हम सूती वस्त्र पर करते हैं, नायलॉन पर करते हैं, रेयॉन पर करते हैं या फिर सभी पर करते हैं? तो जो आपका मर्सराइजिंग प्रक्रिया होता है, ये हम सूती वस्त्रों पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हम ये परिसज्जा सूती वस्त्रों पर करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कह रहा है? 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परिसज्जा के निर्धारक तत्व हैं, कौन है? क्या तंतु की प्रकृति है? क्या सूत का प्रकार व बुनाई की विधि है? दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब आप बात करेंगे परिसज्जा के निर्धारक तत्वों की, तो उसमें आपका तंतु की प्रकृति क्या है? सूत का प्रकार कैसा है? बुनाई की विधि आपकी कैसी है? ये तीनों चीज़ें निर्भर करती हैं, अर्थात आपका उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सामान्य परिसज्जा करने हेतु आवश्यक है। क्या दबाव की आवश्यकता है, आर्द्रता की आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम एक सामान्य परिसज्जा की बात करते हैं, तो सामान्य परिसज्जा के लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें दबाव, आर्द्रता, ऊष्मा तीनों की आवश्यकता होती है, ये आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है विशिष्ट परिसज्जा में, आधारभूत परिसज्जा में, सामान्य परिसज्जा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो आपकी कैलेंडरिंग परिसज्जा है, कैलेंडरिंग परिसज्जा आपकी किसमें शामिल है? तो ये आपकी एक आधारभूत परिसज्जा में शामिल है, क्योंकि हम हर वस्त्रों पर कैलेंडरिंग प्रोसेस करते हैं। विशिष्ट परिसज्जा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट परिसज्जा का मतलब ये होता है कि जब हम विशिष्ट परिसज्जा में कुछ ही वस्त्रों पर या किसी ही वस्त्रों पर कुछ परिसज्जाएँ करते हैं, तो वो आपका कैलेंडरिंग प्रोसेस कहलाता है। सॉरी, वो आपका विशिष्ट प्रक्रिया कहलाता है। जैसे जैसे जब हम बात करेंगे वेटिंग की, अर्थात भारण प्रक्रिया, तो ये आपकी एक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रिया है, जो कि हम किस पर करते हैं? जो कि हम रेशम के वस्त्रों पर करते हैं। आपने पढ़ा था डीलस्टरिंग प्रोसेस, अर्थात चमक कम करने की प्रक्रिया। तो ये हर रेशे पर तो हम करेंगे नहीं कि आप कपास पे भी करने लगेंगे। आप ये क्या बोलते हैं, लिनन पर करने लगेंगे। नहीं, ये हम करते हैं रेयॉन पर। रेयॉन को हमने रेशम की तरह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें चमक बहुत ज़्यादा थी, तो जब हम इनकी चमक को कम करने की प्रक्रिया जो होती है, वो डीलस्टरिंग प्रोसेस कहलाती है। अर्थात लस्टर का मतलब होता है चमक और डीलस्टर का मतलब होता है चमक को कम करना। तो ये आपकी विशिष्ट परिसज्जा होती है। सामान्य परिसज्जा जो कि हम हर वस्त्रों पर करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जल निवारक परिसज्जा होता है। क्या ये अस्थाई है, अस्थाई है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका जल निवारक परिसज्जा होता है, तो ये आपका दोनों प्रकार का होता है। एक आपका अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। अस्थाई जैसे जो आपके रेनकोट हो गए, छतरी हो गई, इन सब से पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता है, तो ये अस्थाई हो जाता है। लेकिन इसी जल निवारक की एक परिसज्जा और होती है जो कि अस्थायी होती है, मतलब अगर उस पे पानी गिर रहा है तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जब आप उसे अपनी उँगलियों से दबाएँगे तो पानी अंदर चला जाता है। ये आपकी अस्थायी परिसज्जा के अंतर्गत आता है, अर्थात जो जल निवारक परिसज्जा किया जाता है, वो दोनों प्रकार का होता है। एक आपका होता है वाटरप्रूफ और एक आपका होता है वाटर रिपेलेंट। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या कह रहा है? अस्थायी परिसज्जा की जाती है।
लिनन वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, विस्कॉस रेयान पर, उपरोक्त सभी पर। तो जो अस्थाई परिसज्जाएँ होती हैं, ये इन सभी पर करते हैं हम। चाहे लिनन हो, सूती हो, विस्कॉस हो, सब पर अस्थाई परिसज्जाएँ की जाती हैं। कुछ आपकी अस्थाई परिसज्जाएँ होती हैं, कुछ आपकी अस्थाई परिसज्जाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वस्त्र अग्निरोधक होते हैं, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा, क्या ऐसे अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं जिसको आप बैठकर आग में सो जाएँ? नहीं, जो हमारे वस्त्र अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं, वो आंशिक रूप से आपके अग्निरोधक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसी में पूरा एकदम आग लगी है उसी में घुसकर बैठे रहें, नहीं, ये आंशिक रूप से आपके अग्निरोधक वस्त्र होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वस्त्र पर उभरे हुए फाइबर के छोटे-छोटे गुच्छे को कहा जाता है। क्या उसे हम दिल कहते हैं? क्या उसे हम पिल कहते हैं? क्या उसे हम पील कहते हैं या फिर कोई भी कह देते हैं? आपने देखा होगा ठंडी का मौसम बीत रहा है, हम सब स्वेटर पहनते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी ये जो हमारे हाथ की कह सकते हैं कोहनी होती है या वैसे भी आपने कपड़ों पर देखा होगा छोटी-छोटी गोलियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गोलियाँ बन जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये गोलियाँ कहीं से आती हैं? क्या आपने इन गोलियों को लाकर चिपका दिया है? नहीं, ये कहाँ से आई हैं? तो आपके वस्त्र में जो फाइबर है, उसी फाइबर में छोटे-छोटे गुच्छे बन रहे हैं। तो इसे हम पिल के नाम से जानते हैं, ठीक? क्या बोलते हैं इसे? इसे हम पिल कहते हैं और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि ठंडी के मौसम में बैठकर क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनका एक हाथ अपने कपड़ों पर है जो कि उस पिल को निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी पिल की बात की जा रही है जो कि आपके स्वेटरों में ठंडी के मौसम में देखा जाता है। ज़्यादातर आपके जो हाथ की कोहनी है यहाँ सब में देखने को मिलता है। बाकी स्वेटर अगर है तो स्वेटरों में और जगह भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है परिसज्जा का उद्देश्य है वस्त्र को आकर्षक बनाना, वस्त्र का वजन बढ़ाना व कड़ा करना, वस्त्र के कार्य क्षमता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा जब हम परिसज्जा करते हैं तो ये हमारे सारे पर्पज होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वस्त्र को कड़ा करें, हर वस्त्र में वजन बढ़ाएं। तो अलग-अलग वस्त्रों के लिए इनकी अलग-अलग आवश्यकता होती है, लेकिन इन सारे उद्देश्यों से हम परिसज्जा करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यांत्रिक परिसज्जा में शामिल नहीं है। ब्रुश करना, रोएं उठाना, रोएं काटना या फिर मर्सराइजिंग करना। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ये जैसे 3 तो आपके शामिल हैं यांत्रिक में, ये जो मर्सराइजिंग है ये आपका रासायनिक है। लेकिन आप हमें बताइए रोएं काटने और रोएं उठाने के लिए कौन-कौन सी परिचर्याएँ करते हैं? तो ये थे आज के आपके 35 क्वेश्चन। आज हमने 45 नहीं रखा है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि थोड़ा-सा समय का अभाव है और हम आज आपके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन आपके 35 हैं, बट अच्छे हैं, नए हैं, चीज़ों को समझने लायक हैं, याद रखने लायक हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो भी नए क्वेश्चन मिले हैं, इनको कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक? बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं हम कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, और अगर हो सके तो नीटिंग और वीविंग का टॉपिक पढ़कर आइएगा। जब आप पढ़कर आएँगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आएँगे। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक? उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए और कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ले आइए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर।